उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं। वैसे तो बहुत चीज़ों पर बात करना है, योगी आदित्यनाथ पर बात करना है, गंगा पर बात करना है, विकास पर बात करना है, पर अगर शुरुआत करें अयोध्या के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों को बैठकर किसी न किसी तरह एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो इस पे आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है वहां क्या किया जाना चाहिए? हमारे मैनिफेस्टो में हमने पहले ही कहा, हमारा इस विधानसभा चुनाव का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें ये बात थी कि राम मंदिर का समाधान या तो लेजिस्लेशन से होगा और या फिर आपस की बातचीत के जरिए होगा। इसलिए क्योंकि विक्रम, अगर आपको याद रहे ये बात कि जो मूल लड़ाई का मुद्दा था वो था कि ये राम जन्मभूमि है या नहीं। इसी पर 500 साल लड़ाई चली है, इस पर लाखों लोग मरे हैं। इस पर मैं खुद अयोध्या में गोली खाने के लिए, मर जाने के लिए तैयार थी। मैं बांदा की जेल तोड़ के चली गई थी इसी बात के लिए कि हाँ, जहाँ रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है। इस पर 2011 को जो फैसला आया 3 जजेस की बेंच का, जिसमें उन्होंने इंडिस्प्यूटेडली कहा कि जहाँ रामलला बैठे हैं वो जगह रामलला की ही है, तो हमारे आंदोलन को तो उसी दिन समग्रता प्राप्त हो गई थी। अब बात रह गई थी मंदिर के निर्माण की। तो बात आ गई थी कि डिस्प्यूट ऑफ लैंड, यानी आज के समय पे मालिकाना हक किसका है। तो मालिकाना हक जो होता है ज़मीन का, उसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी होता है और कोर्ट में भी सेटलमेंट होता है। तो आज माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि आपस में बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयास करो, जो कि भारतीय संविधान में होता है, संभव है। सोमनाथ के मंदिर का निर्माण भी हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही रास्ता निकाला था सोमनाथ के मंदिर का। जी उमा जी, अगर आपको याद होगा 1992 में अयोध्या में आप भी थी, पत्रकार की हैसियत से मैं भी वहाँ था। कई बार हमने वहाँ मुलाकात की थी और बातचीत की थी, और उस समय लग रहा था, आपने भी कहा था कि ये ऐसा मुद्दा है जो बातचीत से शायद नहीं हल हो पाएगा। तो अब 25 साल गुजर गए हैं, अब आपको लगता है कि बातचीत से किसी न किसी तरह इसका एक सुझाव निकल सकता है? आपको मैं फिर याद दिलाऊं, मैं देख रही हूँ मीडिया में जो मुझसे सवाल कर रहे हैं वो उसको भूल जाते हैं कि इस मामले के 2 हिस्से थे। एक था कि वो राम जन्मभूमि है या नहीं, और दूसरा है कि वर्तमान में मालिकाना हक किसका है। तो राम जन्मभूमि है, ये बात जब हाई कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने ये बात कह दी कि ये राम जन्मभूमि है जहां रामलला बैठे हैं, उसको इस देश के दोनों समुदायों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांति से उस फैसले को स्वीकार कर लिया। और आगे जो चैलेंज हुआ है वो दूसरे डायनेमिक्स में चैलेंज हुआ है और डिस्प्यूट ऑफ लैंड है अब वो। इसलिए आप जो बात कह रहे हैं वो बात सेटल हो चुकी, हमारी बात सही साबित हुई कि जहां रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है। हमारा सैकड़ों सालों का आंदोलन उस दिन सफल हो गया था, मेरी जिंदगी उसी दिन धन्य हो गई थी। उमा जी, पर अगर आप कोर्ट की बात को देखें और अगर कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन की बात अगर होनी चाहिए, तो एक जमाने में आप कहती थी मंदिर वहीं बनेगा। अब क्या आपको लगता है कोई ऐसा सोल्यूशन पॉसिबल है जैसे कि जहां रामलला विराजमान है मंदिर शायद वहीं नहीं बने, थोड़े हट के बने, ताकि दोनों साइड खुश हों? क्या ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है? जहां रामलला बैठे हैं, जो जगह राम जन्मभूमि है, और हमने ये कहा था कि जहां रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है, उस पर तो कोर्ट की सील लग ही चुकी है। और अब जो डिस्प्यूट ऑफ लैंड सेटल हो रहा है उसमें मालिकाना हक की बात हो रही है अब तो, इसलिए ये बात तो अब उठेगी नहीं ना विक्रम आगे। तो अगर ये तो आपसे सिद्ध हो गया कि वो राम जन्मभूमि है जहां रामलला बैठे हैं। अच्छा, तो अगर आपसे कोई सलाह पूछे कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए इसमें, तो आप क्या एडवाइस देंगे, आप क्या सलाह देंगे? मैं कैसे सलाह दे सकती हूँ जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस इस पर चल रहे हैं, तो मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं हो सकती है। मुझे तो एक बात मालूम है कि जहाँ रामलला बैठे हैं वहाँ मंदिर का ही निर्माण होना है, इस पर मेरा अटूट विश्वास है। पर उमा जी, इतने सालों से ये बात चली आ रही है, और जिस दिन चुनाव खत्म हुए थे, जब काउंटिंग डे था, मैंने आपसे बात करी थी और आपने कहा था कि अब 25 साल गुजर गए हैं, तो कोई ऐसा सोल्यूशन शायद निकलना चाहिए जिससे कोई भी नाखुश नहीं हो, हिंदू भी नाखुश ना हो, हिंदू मुसलमान भी खुश हों। तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन निकलना है तो वो क्या सोल्यूशन हो सकता है जिससे सब खुश हों? हाँ, मैं आज भी ये मानती हूँ कि ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है। ऐसा बहुत जगह पर हुआ है। पाकिस्तान में कई जगह पर मस्जिदें तोड़ दी गई, मॉल बना दिए गए। तो इसलिए ये तो एक पुराना ढांचा था जिसमें नमाज ही नहीं पढ़ी जाती थी। तो मुझे लगता है कि रास्ता निकाला जा सकता है। मुस्लिम समाज रास्ता निकालने के लिए तैयार भी हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को मान सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कोई बात चल रही है, इसलिए मैं अभी अपनी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ ना। मेरी टिप्पणी नहीं करने का जो रीज़न है वो मेरे विचार में कोई बदलाव नहीं है। उसका कारण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस प्रयास को कर रहा है कि बातचीत से समाधान हो जाए, तो मैं बीच में नहीं बोलना चाहती हूँ।
अच्छा उमा जी, तो अभी आप इस पे और कुछ नहीं बोल रही हैं और फिर देखना पड़ेगा कि बातचीत कैसे हो सकती है। अब आप देखेंगे जो दूसरा बड़ा मुद्दा है, योगी आदित्यनाथ ने अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभाला है। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? वो जो आप बोझ संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश का, उनको मैं क्या उनको करना बिल्कुल चाहिए? सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि वो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, पूरी पार्टी ने, विधायक दल ने बिल्कुल एक सही व्यक्ति का चुनाव किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद के लिए। उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह की आवश्यकता है ही नहीं। वो जो भी रास्ता निकालेंगे वो सबसे अच्छा रास्ता होगा। पर उमा जी, अगर आप देखेंगे तो जो आपका अपना उदाहरण है, आप एक बार आप साध्वी थी, आप भगवे कपड़े में, आप फिर असेंबली में गई थी, आपने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का बोझ संभाला था वहाँ। तो जो योगी आदित्यनाथ को अभी करना है, तो एक तरह से वो आपके जीवन से भी उदाहरण ले सकते हैं। तो अब आप उनको क्या कहेंगे कि जो आपने देखा था, जो आपने किया था, विक्रम, मैं एक उनको तरह से साध्वी नहीं हूं, मैं हर तरह से साध्वी हूं। क्योंकि मैंने जो सन्यास की दीक्षा ली है अमरकंटक में, वो अपना पिंडदान करके, अपना तर्पण करके, अपना मुंडन करके, जो परंपराओं से सन्यास लिया जाता है वैसे लिया है। और सन्यास लेने का फैसला मेरी निजी जीवन शैली है। जैसे आपने फैसला लिया कि विवाह करना है, हमने फैसला लिया कि सन्यास लेना है। इसका संबंध इससे बिल्कुल नहीं होता है कि हम कैसे प्रशासक होंगे। मैंने मध्य प्रदेश में जो बातें तय की, शिवराज जी की सरकार अंत में उन्हीं बातों पर चली और उन्हीं बातों पर चल के ही वो 2 चुनाव आगे के जीत पाए। इसलिए योगी जी योगी हैं तो वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए योगी हैं, बाकी जनता के लिए वो एक सक्षम मुख्यमंत्री होंगे, सफल प्रशासक होंगे। पर खास तौर से उमा जी, ये जो बात पे चर्चा हो रही है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो यही है कि उनके कुछ ऐसे बयान थे जिससे शायद जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर जो मुसलमान हैं, वो शायद थोड़े डरे से हैं, थोड़े घबराए से हैं कि अब हमारे साथ क्या किया जाएगा वहाँ उत्तर प्रदेश में। ये बहुत छोटे दिमाग के लोग हैं जो ऐसी बातें फैला रहे हैं, और जो ऐसी बातें फैला रहे हैं वो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। और योगी जी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, बहुत बड़े परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो सबको साथ लेकर के चली है। ऐसी फैलाने वाले लोग देश का नुकसान करना चाहते हैं, देश में फूट की राजनीति करना चाहते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ था तो उमा भारती और योगी आदित्यनाथ पैदा नहीं हुए थे। हाँ, ये बातें करने वाले लोग जरूर उस समय पर मौजूद थे जब भारत और पाकिस्तान बना था और धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। तब वामपंथी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे और कांग्रेस भी थे। हाँ, हम लोग नहीं थे। अब हमारे होते हुए कोई विभाजन नहीं हो सकता। नहीं, तो उस पर यही सवाल उठता है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है, इतनी बार कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो जब उत्तर प्रदेश में अब सबका साथ या सबका विकास होगा, वहां जो विकास की बात चलेगी, तो यही सवाल है कि क्या हर एक के साथ वही बर्ताव किया जाएगा? अगर कोई गरीब हिंदू है या गरीब मुसलमान है, उनके साथ क्या वही बर्ताव किया जाना चाहिए और वही बर्ताव होगा? ऐसे बार बार आप हमसे गंगाजली क्यों उठवाते हैं? ऐसा करके आप भी विभाजन पैदा करते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हम हर गरीब के साथ हैं, तो मुसलमान के भी साथ होंगे। उसमें मुसलमान का गरीब होना आप अंडरलाइन क्यों करते हैं? और ऐसा अंडरलाइन करके आप खुद डिवीजन की लाइन क्यों क्रिएट करते हैं? एनडीटीवी इतना फाइन टीवी चैनल है कि आप खुद एक अंडरलाइन कर रहे हैं। गरीब गरीब होगा, हिंदू होगा, चाहे मुसलमान होगा, हम सबका ध्यान रखेंगे। तो सवाल दवाई वही करवाएंगे, हम पूछेंगे ही नहीं तुम कौन सी जात के हो। एफआईआर में नहीं पूछेंगे कौन सी जात के हो, दवाई में नहीं पूछेंगे, पढ़ाई में नहीं पूछेंगे तुम कौन से जात के हो, बल्कि इसको अंडरलाइन करके डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। नहीं, तो सवाल यही है कि हर एक के साथ वही बर्ताव होगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जहां जहां हमारी सरकारें हैं, एक मुसलमान छोड़ के नहीं भगा। और जब पाकिस्तान बटा तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा उमा जी, अगर एक और मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करें, तो ये जो आपने गंगा को साफ करने की बात जो उठाई है, अभी अभी कोर्ट ने कहा है कि गंगा एक लिविंग एंटिटी है, यानी कि वो एक तरह से इंडिविजुअल है, उनके उसके अपने हक हैं। तो इसके बाद जो आपने काम क्या का संकल्प लिया है कि गंगा को साफ करना है, वो काम क्या ज्यादा आसान हो जाएगा? थैंक यू विक्रम, आपने इतना प्यारा सवाल पूछा जिससे मेरा दिल छू लिया आपने। वास्तव में ये जो बात कही है उत्तराखंड हाईकोर्ट के माननीय जज साहब ने, मैं उनकी बहुत बहुत वंदना करती हूँ कि उन्होंने गंगा और यमुना के जीवित अस्तित्व को स्वीकार किया। और इससे आगे जो अब हमारी लड़ाई होनी है अविरलता और निर्मलता के लिए, उसमें उनके ये वक्तव्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब अथॉरिटी का गठन कर दिया है। और पहले कुछ चीज़ें थी जो सोसाइटी के पास में नहीं थी, गंगा के लिए सोसाइटी बनी हुई थी एनएमसीजी, अब अथॉरिटी को पूरी तरह से एम्पावर कर दिया गया है। इसलिए उत्तराखंड कोर्ट का ये फैसला और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अथॉरिटी का गठन किया जाना, ये बिल्कुल एक सुर में है। अब गंगा अविरल भी होगी और गंगा निर्मल भी होगी। मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो उमा जी, अब तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है,
उत्तराखंड में भी है, वही भाजपा की सरकार है। तो अब क्या आपको लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा जिसके पहले गंगा जी को साफ किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं न्याय करूंगी 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। मुझे उत्तराखंड से, झारखंड से, बंगाल से, बिहार से पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी जब हमारी सरकार थी। मुझे खाली उत्तर प्रदेश से प्रॉब्लम थी। लेकिन उस समय पर हमारे यहाँ एक चीज थी जो कम थी, वो ये थी कि हमारी जो गंगा की जो थी वो सोसाइटी थी। सोसाइटी को मिनिस्ट्री के चक्कर काटने पड़ते थे अपनी फाइलों के अप्रूवल के लिए, और सीपीसीबी के पास में सेक्शन 5 की पावर थी। अब एक नोटिफिकेशन के जरिए प्रधानमंत्री ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और सोसाइटी को अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। सेक्शन 5 की पावर हमें दे दी है और सोसाइटी अथॉरिटी को ही 1000 करोड़ तक के खर्च करने की पावर दे दी है, और उसकी मॉनिटरिंग और स्क्रूटनी के लिए उसकी टीम बना दी है, वहीं की अथॉरिटी के अंदर ही बना दी है। इसलिए इसमें आपको 8-9 महीने का डिले दिखेगा। जो टाइमलाइन थी फर्स्ट फेज की, उसमें 8-9 महीने का डिले दिखेगा, लेकिन जो लास्ट फेज की टाइमलाइन थी वो 1 साल पहले हो जाएगा। ठीक है उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी और आपसे जल्द ही मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।